डिटेल डिस्कस किया था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में जो है अब जो है ऑनलाइन हो रही हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कंप्यूटर का यूज़ मींस डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम कैड कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग या मॉडलिंग। ठीक है। देन उसके बाद जो था इसके जनरल इंट्रोडक्शन पे गए। जनरल इंट्रोडक्शन पे हमने ये डिस्कस किया कि ये जो कैड है इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि ये इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम है। उसकी बुनियाद पे ये जो है जिसको हम आईसीजी कहते हैं, ठीक है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम है, उसकी बेस पे ये जो है हमें स्क्रीन के ऊपर जो भी हम कमांड्स वगैरह पुट करते हैं तो वो सामने नज़र आती हैं। देन उसके बाद जो था ये काम कैसे करता है बेसिकली हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर में हमने फिर ये पढ़ा कि जो इसके अंदर है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होती है, जो कि इन सब रेज़ को जो है इन कमांड्स को रेज़ में चेंज करने के बाद स्क्रीन के ऊपर इमेज बना कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने इसमें पढ़ा था कि ये बेसिकली हाउ कैड वर्क्स, इस टॉपिक में डिस्कस किया था। देन उसके बाद था कि रीज़न्स क्या थी कि हमने ये इम्प्लीमेंटेशन का सोचा कैड को। तो उसमें ये मेन 4 पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया था कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ इन डिटेल एग्जांपल्स, आप लोग जिससे लास्ट क्लास मिस हो चुकी है तो वो मैंने रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अपलोड किया जिसका लिंक मैंने ग्रुप में दिया है, तो वो क्लास आप दोबारा से भी देख सकते हो रिकॉर्डिंग। ठीक है। एंड उसके अंदर मैंने ये इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होती है। देन अगर क्वालिटी की बात करें, सेकंड पॉइंट जो था, तो क्वालिटी में कैसे उसके अंदर डिफरेंस आता है, किस तरह चेंजेस लाता है। हम इसको मैनुअल के साथ कंपेयर करें जो कि हमारे पास ओल्ड सिस्टम होता था मैनुअली। ठीक। अच्छा, कुछ लड़के कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा। वेल इट्स ओपन लिंक, आप दोबारा ट्राई करें। तो थर्ड चीज़ जो थी वो कम्युनिकेशन थी। तो कम्युनिकेशन फिर इम्प्रूव होते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपस में जो कनेक्शन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, आया वो मैनेजमेंट का हो गया, आया वो कॉस्ट एस्टिमेशन का हो गया, डिज़ाइनर का हो गया। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। देन फोर्थ जो था डेटाबेस, इसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर काफ़ी फोकस होगा। सेकेंड पार्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, डेटाबेस बेसिकली है क्या चीज़ और ये काम कैसे करता है। इसका थोड़ा बहुत आइडिया मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देन जो हमने लास्ट क्लास के आखिरी हिस्से में डिस्कस की थी चीज़ें, वो था डिज़ाइनिंग प्रोसेस। ठीक है। बेसिकली डिज़ाइन, हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसके लिए क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो उसके लिए 6 स्टेजेस है, ये मैंने वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपने रिकग्निशन करनी है। पहले ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना है कि ज़रूरत है भी इस प्रोजेक्ट की जो हम करने जा रहे हैं। मैंने फिर विद द हेल्प ऑफ 3 प्रोजेक्ट्स एग्जांपल्स बताया था आपको, हॉस्पिटल ले लें, डैम ले लें, रोड्स ले लें। इनके ज़रिए मैंने बताया था कि कैसे एक प्रोजेक्ट की नीड को पहले रिकग्नाइज़ किया जाता है। रिकग्नाइज़ करना मीन्स पहचानना। फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हमें इस प्रोजेक्ट की नीड है, जो कि सेकंड स्टेज था। फिर थर्ड स्टेज जो था वो सिंथेसिस था। इसके अंदर आपके पास आइडियाज़ आ जाते हैं कि अब आपने यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल आइडियाज़ देने हैं कि हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, इसके अंदर क्या चीज़ें लाएँ, इसको कौन सी लोकेशन पे जो है वो कंस्ट्रक्शन इसकी करें। सो दीज आर द थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट थर्ड स्टेज, सिंथेसिस। देन फोर्थ जो था वो एनालिसिस स्टेज है। एनालिसिस में हम इसका इन डिटेल जितने लोड्स वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं, मींस जो प्रैक्टिकल आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आपका जो है वो फेज़ स्टार्ट हो जाता है। फिर फिफ्थ में एवेल्यूएशन आ जाती कि आया जो आपने ये कर लिया एनालिसिस, प्रोजेक्ट को एक शेप दे दिया, मॉडल बना लिए, ये वाकई वो इन प्रॉब्लम्स को, उस नीड को फुलफ़िल कर रहा है जो मैंने पहले और दूसरे स्टेज में
क्या कहा था मैंने, सामने जब रखे थे जब मैंने नोट किए थे, ठीक है। एंड इन लास्ट स्टेज जो कि है प्रेजेंटेशन, तो उसमें आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट करना होता है, जो आपने कंप्लीट मॉडलिंग कर ली, किसको प्रेजेंट करना होता है, फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, फॉर कंस्ट्रक्शन, अब वो कंस्ट्रक्शन के लिए फॉरवर्ड करना है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का ओवरव्यू। आई होप क्लियर है सबको, ठीक है यहाँ तक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, क्लियर है आवाज़ और स्लाइड वगैरह क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आज की जो क्लास है ये हमारे पास लास्ट लेक्चर का जो एक हिस्सा रह गया था उसको पहले डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये मैंने रिवाइज इसीलिए किया है कि थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल हो जाए दोबारा से, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो लास्ट लेक्चर के साथ थोड़ी सी कनेक्टेड है, तो फिर आप कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये है जिन लड़कों के माइक वगैरह स्लाइड मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, ओके। ये जिनको इशू आते हैं वो थोड़ा सा अपनी लोकेशन ज़रा चेंज कर लिया करें या सिग्नल्स अपने देख लिया करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सब चीज़ें क्लियर हैं। आप देखें आपकी आईडी में दो चीज़ें सामने नज़र आती हैं, उसमें एक स्लाइड होगी, उसको क्लिक करें तब आपको शो करेगा। फिर भी इशू आ रहा है तो डिस्कनेक्ट होके दोबारा, हाँ देखें, लखो दिमाग नकार है ज़ालिमानो। अच्छा, तो ये जो अभी का टॉपिक है ये लास्ट के साथ रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने जो है वो रिवाइज़ किए प्रीवियस को, थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल हो जाए। अच्छा, बेसिकली मैंने जो आपको लास्ट पढ़ाया था आखिरी हिस्सा, ये प्रीवियस स्लाइड पे मैं चला जाऊँ, ये 6 स्टेजेस जो मैंने पढ़ाए थे कि इसमें कौन कौन सी हर एक स्टेज के अंदर एक्टिविटी होती है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि इन 6 स्टेजेस में कौन कौन से स्टेजेस हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं, ठीक है, या जिस स्टेज में हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। अब हम उन स्टेजेस को पढ़ेंगे। पहले तो हमने जर्नल पढ़े, 6 स्टेजेस थे हमारे पास। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 6 स्टेजेस जो हैं वो डिवाइड होते हैं, स्टैंडर्ड जो है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस। अब इसमें किस किस स्टेज के अंदर एप्लीकेशन होती है, किस चीज़ की एप्लीकेशन कहते हैं, इस्तेमाल करना कंप्यूटर की, ठीक है। इस डिज़ाइन स्टेजेस के अंदर कौन कौन से स्टेज पे हम जो है वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो इससे मुराद ये होता है कि इसके अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं तो उनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल अब आजकल हो रहा है। तो उनको जो है उनमें से 4 स्टेजेस हैं जिनके अंदर हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जो प्रीवियसली हमने 6 पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कंप्यूटर के यूज़ के हिसाब से इसका थोड़ा सा नेम चेंज किया गया। बाकी ये उन्हीं 6 जो स्टेजेस थे उन्हीं में से ये 4 लिए गए हैं, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो उसमें पहला जो है पहला आपके पास आ जाता है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, ठीक है। अब प्रीवियस ये हमने कहाँ पर पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग हम करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस, जहाँ पर हम थर्ड स्टेज हो, जहाँ पर हम मुख्तलिफ आइडियाज़ वगैरह देते हैं कि आपने आपने कहाँ पर इसको जो है कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सी लोकेशन पे बनाना है, ठीक है, इसका डिज़ाइन कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें जो प्रीवियस था उसका थर्ड स्टेज था। तो इस स्टेज पे हम जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये माइक ऑफ कर दें आप, अपना डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। काइंडली जो भी क्लास में आप दोबारा से ज्वाइन करें, ठीक है, सबको क्लियर है। आपकी आईडी पे सामने 2 स्क्रीन्स नज़र आ रही होंगी, एक में वो छोटा सा स्लाइड का आइकन होता है, उस पर क्लिक करो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में आप बताया करो, ठीक है, जिसको जो इशू हो। इस तरह वॉइस पे मत आया करो, ठीक है, बाकी लड़के डिस्टर्ब होते हैं, फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। जो भी जिसको इशू होता है वो कमेंट में किया करें, ठीक है। If you are facing any kind of problems, just
comment in the chat box. No need to switch on your mics cause it will create a lot of disturbance. तो फिर उस पॉइंट की तरफ आते देखे, फिर इस तरह आप बार बार माइक ऑन करते हैं तो सारा फ्लो टूट जाता है। तो जो हमारे पास प्रीवियस स्टेज था, थर्ड स्टेज, जिसके अंदर हम जो है प्रैक्टिकली लोकेशन की जो है वो सिलेक्शन करते हैं या मॉडल की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व है उस स्टेज में। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हमने इसको नेम दिया ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, क्योंकि हम यहाँ पर ज्योमेट्री की मॉडलिंग करते हैं। ज्योमेट्री से मुराद आप लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक शेप्स को इस्तेमाल करते हो। आप प्रोजेक्ट की मॉडलिंग करते हो, मीन्स आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग आप लाइन की मदद से ऑटोकैड के अंदर बनाओगे, ठीक है, मुख्तलिफ कमांड्स को यूज़ करते हुए, पॉली लाइन के ज़रिए, सर्कल की कमांड के ज़रिए। तो दीज आर थिंग्स कॉल्ड ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, ठीक है। तो इसीलिए इस स्टेज को जो है हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, हम ओवरऑल डिज़ाइन में पहला स्टेज यहाँ पर जो है वो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड आ जाते हैं इंजीनियरिंग एनालिसिस। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग एनालिसिस से क्या मुराद है? अब ये प्रीवियसली आप चले जाओ जहाँ पे मैंने आपके साथ फोर्थ स्टेज में एनालिसिस का जो मैंने बात की थी कि जहाँ पे हम लोड्स वगैरह, आपके पास डेड लोड, लाइव लोड, मुख्तलिफ लोड जो आपके स्ट्रक्चर की होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग एनालिसिस, कि हम इसके अंदर मुख्तलिफ फार्मूलाज़ के ज़रिए हम कैलकुलेट करेंगे कि ये बिल्डिंग स्टेबल है, ये गिर तो नहीं जाएगी इसके ऊपर जब लोग आएंगे, लाइव लोड आएगा, जब ये इस्तेमाल के ये बन जाएगी, कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हम किस स्टेज में कंप्यूटर के ज़रिए चेक करते हैं, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग एनालिसिस। और इसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर्स कौन सी यूज़ होते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इनकी हम डिटेल में आगे और भी जाते हैं, ठीक है, डेफिनेशंस में। तो इसके अंदर आपके पास सैप जो है, SAP सैप 2000, ये सॉफ्टवेयर नॉर्मली यूज़ होता है। ई टैब्स होते हैं जो कि मैंने आपको आई थिंक इंट्रोडक्शन में मैंने एक सेक्शन को बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सेकंड स्टेज में यूज़ होती हैं, इसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ है। देन उसके बाद थर्ड आ जाता है, जिसमें मैंने, अगर आप प्रीवियसली चले जाए जो 6 स्टेप्स थे, इसमें देखें तो इवेल्युएशन हमने फिफ्थ स्टेज की बात की थी। तो अब वही देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन, रिव्यू एंड इवेल्युएशन। यहाँ पर हम उसका दोबारा से जो है इन डिटेल देखते हैं डेप्थ में कि आया ये जो हमने डिज़ाइन किया प्रोजेक्ट, जो मसाइल, जो नीड्स थी या जो प्रॉब्लम्स हमको पहले 2 स्टेजेस में हमने किए थे, ठीक है, आइडेंटिफाई किए थे, उनको ये हल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें जो है डिज़ाइन चेक भी इसको कहते हैं, एवेलुएशन, ठीक है। तो ये इस स्टेज पे भी हम फिर किसको यूज़ करते हैं? कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमें एक चेक देता है कि आया आपके पास क्लियर हो गया या नहीं हो गया। देन लास्ट स्टेज है जहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक। अच्छा, थर्ड स्टेज को आप एक्यूरेसी भी कह सकते हो, ठीक है। चेकिंग एक्यूरेसी मींस वैल्यूज़ आपकी करेक्ट हैं, आपकी कैलकुलेशंस, जो फार्मूलाज वगैरह जितने आपने इंजीनियरिंग एनालिसिस में यूज़ किए हैं, दीज आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। देन लास्ट स्टेज जो है वो है ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। अच्छा, प्रीवियसली में चले जाए तो यहाँ पर ये देखें, मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में क्या है, प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन मींस इन डिटेल जितनी स्पेसिफिकेशंस आपके पास प्रोजेक्ट बन गया, उसके अंदर जितना मटेरियल यूज़ होना है, जितने ईच एंड एवरीथिंग A to Z, उसकी जितनी डिटेल्स हैं वो आपने प्रेजेंट करनी होती है, ठीक है। तो मींस प्रेजेंट करने के लिए उसको आपने प्रिंट करना होता है मुख्तलिफ पेजेस की शेप में। तो पेजेस आपको पता है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, डिफरेंट पेजेस होता है आपके पास। A4 साइज़ होता है, A2 साइज़ होता है, A3 होता है, A1 साइज़ होता है, ठीक है। ड्राइंग शीट की मुख्तलिफ डायमेंशंस होते हैं। तो आपको पता है जब आपने ड्राइंग शीट के ऊपर ड्राइंग बनाई थी तो उसके डायमेंशन और एक्चुअल डायमेंशंस के अंदर डिफरेंस था, ठीक है। आप वहाँ पर यूनिट्स को कैसे ले रहे थे, आप एक्चुअल ड्राइंग जो है 1 फीट होता है, लेकिन आप ड्राइंग शीट के अंदर उसको 1 इंच ले रहे हो, मींस जस्ट रेशो जो है आप उनके डिफरेंस दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है क्या होता है, इसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसमें भी हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे 4th स्टेज पे, ठीक है ना। तो उन 6 स्टेजेस के अंदर फिर जिन जगहों पे आपके पास कंप्यूटर यूज़ हो रहा था वो ये 4 स्टेजेस थे। इज़ दैट क्लियर? आइडिया क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है।
अच्छा, कहीं पे भी कोई इशू हो तो आप अपने पास नोट करें, फिर जब मैं टॉपिक ख़त्म करूं तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं था या इसका क्या मतलब है, ठीक है। ओके। अच्छा, तो अब आगे इनका इन डिटेल चलते हैं। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इन टॉपिक्स का जर्नली बताया था। अब आ जाते हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, पहला जो है वो है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। अच्छा, इस स्टेज के अंदर जो है हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो है ऑटोकैड, जिसको हम इंशाल्लाह लैब की क्लासेस में कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर होता क्या है, हम मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं। ड्राइंग्स आपके पास आया, किसी हाउस की ड्राइंग बना रहे हो, किसी रोड की बना रहे हो, किसी डैम की या किसी ब्रिज की। तो बेसिकली ये क्या होता है, आपके पास ड्राइंग इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। आपके पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उनकी मदद से आपके पास एक इमेज बनती है, एक ड्राइंग बनती है। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स आपके पास क्या है, आपके पास लाइन है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पैराबोला है, आपके पास रेक्टेंगल है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स हैं, 45 हो गया, 49 डिग्री हो गया, डिफरेंट आपके पास ज्योमेट्रिक एक डिटेल लिस्ट आ जाती है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक होता है आपके पास फ्लैट ऑब्जेक्ट, और एक आपके पास होता है 3 डायमेंशन। अब फ्लैट ऑब्जेक्ट से मुराद जो है आपका 2 डायमेंशन होता है, जिसमें आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू होती है, मींस 2 डायमेंशनल। आपको स्क्रीन के ऊपर ये अब x एंड y नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखें ये सामने आपको जो फॉर एग्जांपल स्लाइड नज़र आ रही है, तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 2 डायमेंशन है, क्योंकि आपको इसको x एक्सिस और y एक्सिस नज़र आया। अब ये जो सामने जो राइटिंग हुई है, इसके पीछे क्या चीज़ है ये आपको नहीं पता, जो कि z एक्सिस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है, नो टेंशन नहीं ले जाओ, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है, तो ये चीज़ें जो है अब हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि थर्ड डायमेंशन इसका नहीं है, मौजूद नहीं है। तो ऑटोकैड भी बेसिकली जो है आपका 2 हिस्सों में डिवाइड है। उसके अंदर आप 2 डायमेंशनल ड्राइंग भी बना सकते हो और 3 डायमेंशन भी बना सकते हो, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ कमांड जो हैं, कमांड्स क्या हैं, कमांड्स आपके पास मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि लेट से एक्स एक्सिस पे 10 फीट की लाइन चाहिए और फिर वाई एक्सिस पे 20 फीट की लाइन चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर के लिए एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है, जिसको हम कमांड का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए करते हैं, जबकि इससे पहले क्या होता था, मैनुअल में ड्राइंग शीट्स बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी ड्राइंग शीट्स आपके पास होती थी, तो वो काफ़ी एक मेस आपके पास क्रिएट हो जाता था, एक बंडल सा बन जाता था जिसमें एरर्स एंड बहुत सी मसाइल आ सकते थे। लेकिन कंप्यूटर है तो कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, सो काफ़ी इजी है, आप प्रोसेस बहुत इजी हो गया है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे अब आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स किस लेवल के हैं, आप मास्टर हैं, इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। अब जितने आप ज़्यादा इसके अंदर एक्यूरेट होंगे तो सॉफ्टवेयर तो बेसिकली आपके फिंगरप्रिंट्स पे, आपकी कमांड्स पे काम कर रहा है। तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो पहला स्टेज हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप कह सकते हो कि हम इन शॉर्ट आसान अल्फाज में आप कह सकते हो कि हम जो आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाते हैं उस स्टेज में हम आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाते हैं, सिंपल एज दैट। अगर आप सिविल और अपने बैकग्राउंड में बात करना चाहें, इतना जो मैंने इन डिटेल बात की है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जिसके अंदर जो है हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं डिज़ाइन के अंदर। तो इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग एनालिसिस। अच्छा, इंजीनियरिंग एनालिसिस, अब ये आप लोगों का तो अभी थोड़ा सा बेसिक लेवल है, फिर भी मैं काफ़ी आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। अब जो हम डिज़ाइन करते हैं ना, आप ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जब फाइंड करते हो, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा फिर आर्किटेक्चर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक के साथ चीज़ें थोड़ी रिलेटेड है। उसके अंदर आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेते हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जिसको हम कहते हैं सबमिशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज़ ज़ीरो, एफ एक्स जो आप लिख के आगे ज़ीरो लिख देते हो, फिर आप लिखते हो सबमिशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। आप जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसको हम कहते हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो पहले रिएक्शन निकाल रहे हो, फिर उसके बाद मोमेंट्स निकाल रहे हो, फिर उसकी मदद से आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप मैनुअली इंजीनियरिंग एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो
कहने का मकसद ये है कि जब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कोई चीज़ सॉल्व कर लेते हो तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आप सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब कुछ चीज़ें अब आगे इंशाल्लाह आप लोग आगे आओगे जब आप एडवांस सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स है जिनके अंदर आप सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन के ज़रिए जो है वो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं फाइंड कर सकते। मीन सिंपली आप सबमिशन ऑफ एक्स जो है ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन ज़ीरो, ये चीज़ें लिख के आप रिएक्शन वगैरह नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं अच्छा, ये पॉइंट आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, तो अब कहने का मकसद ये, क्योंकि आपके पास देखो मैं बताता हूँ आसान अल्फाज में, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं, सबमिशन ऑफ एक्स एक्सिस एक हो गई, सबमिशन ऑफ वाई एक्सिस दो हो गई। तो आप मैक्सिमम दो सपोर्ट्स की रिएक्शन, दो मोमेंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटिन्यूस बीम में आपको दे दूँ लेट से, हाँ, कि उसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ अननाउन 10-12 चले जाएँ, आपने रिएक्शन ए पॉइंट भी फाइंड करना है, बी सी डी ई, तब आप क्या करोगे? तो इन दैट सिचुएशन आपके पास फिर आपको नया मेथड यूज़ करना होगा, जो मैंने आपको कहा है कि क्या होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट उसमें आता है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट इन डिटेल एक लिस्ट आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो वो आप लोग इंशाल्लाह पढ़ोगे आगे। कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें जो है, ये सब एनालिसिस जो है, ये चीज़ें जो है हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी यहाँ पर ईज़िली कर सकते हैं। बज़ाहिर हम मैनुअल में जाने के कितने मिस्टेक्स हो सकते हैं। देखें, आप पेपर में बैठते हो तो पेपर में आप एक शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पे फंस जाते हो। ठीक है ना, ये आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली हुआ होगा। तो एरर कहाँ पर चला जाता है? तो इस चीज़ को टैकल करते हुए यहाँ पर, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्यों फाइंड करते हैं। सो दैट्स द थिंग। ठीक है, अच्छा, जिनको स्लाइड वगैरह नज़र नहीं आती वो दोबारा ज्वाइन करें और अपनी आईडी को बराए मेहरबानी देखें, उसके ऊपर एक छोटा सा आइकन होगा। ठीक है, उसको क्लिक करें, स्लाइड आपको शो हो जाएगी। सिंपल एज दैट। यार, आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन गुजारा है, फिर कैसे आपको ये मसले आ रहे हैं? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास मुख्तलिफ़ मेथड्स होते हैं, ठीक है, एनालिसिस करने के, लोड्स को कैलकुलेट करने के। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है, वही मैं दोबारा रिपीट करूँगा, मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स आपके पास यूज़ होते हैं। अब सिविल की बात करूँ मैं, तो सिविल में आपके पास सैप 2000 आ गया, ई टैब्स आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो कॉमनली रिनाउन है, जो का मशहूर सॉफ्टवेयर है। या एक स्टूडेंट था, उसने बताया था रेवेट के बारे में। ठीक है, उसको भी मैंने इन डिटेल फिर रिस्पांस दिया था। रेवेट भी आपके पास जो है यूज़ होता है। एंड इसके अलावा मुख्तलिफ अगर जर्नली देखेंगे तो मैंने सिविल की आपको एग्जांपल दी है। अगर आप मैकेनिकल साइड की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर वो इंजन्स वगैरह जब डिज़ाइन करते हैं किसी भी मोटर के, तो वहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स कैसे बनती हैं, आपके पास अल्टीमेट स्टेज, ये सब चीज़ें जो हैं क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस करते। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस सब को जो है क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग एनालिसिस। इतने ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आई होप क्लियर होगा, मेन आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलें आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Now comes the third stage, which is known design review and evaluation.
तो सिंपली इसके अंदर क्या है, हमने जो प्रीवियस 2 स्टेजेस में काम किया है, ठीक है, अब उसको यहाँ पे हमने क्या करना होता है, उसको हमने चेक करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू मींस उसको हम दोबारा से A to Z देखते हैं कि आया अब इसमें कोई मसला या कोई मिस्टेक तो नहीं आई। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम हर एक चीज़ को जूम इन करके स्क्रॉलिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पास डायमेंशन करेक्ट है, कहीं पे मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं हुए। अब अगर ई टैब्स में आ जाए तो वहाँ पे आपके पास सेपरेट ऑप्शन होता है, वो उसको हम कहते हैं कि एक्यूरेसी चेक। वो बाकायदा आपको पूरा मॉडल चेक करके बता देता है कि आपके किस बीम या कॉलम में कोई इशू वगैरह तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हम इनका दोबारा से जो है एवेल्यूएशन करते हैं, ठीक है। एंड सिंपली इसको मुख्तलिफ स्टेजेस में किया जाता है, स्टेज बाय स्टेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑटो कैड की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हम डायमेंशंस को चेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसके लेआउट को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लाइंस की टाइप्स को देखते हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को और भी क्लियर होता जाएगा। तो अब अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर की इवेल्यूएशन की बात करें तो उसमें हम लोड्स वगैरह इन सब चीज़ों को जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड स्टेज आ जाता है। सिंपली इसके अंदर हम जस्ट उसको जो है दोबारा से रिवाइज करते हैं, स्क्रूटनी भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़, लास्ट जो है आपका आ जाता है ड्राफ्टिंग का, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग है तो ड्राफ्टिंग हम सॉफ्टवेयर के अंदर ही करते हैं। तो क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो मैंने प्रोडक्टिविटी की आपको बात की थी जब हम पढ़ रहे थे कि लास्ट क्लास में कि क्यों हम कैड को यूज़ करते हैं। तो उसका यहीं पे एक एग्जांपल है कि 1/5 टाइम्स। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा मैनुअली काम कर रहा है तो जितने टाइम में वो मैनुअली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, सॉफ्टवेयर्स जो है उसके मुकाबले में 5 दफ़ा जो है वो प्रोजेक्ट कर चुका होगा, मींस 5 टाइम्स डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे देखें, अब बेसिकली मैंने आपको यूनिट्स की बात की थी, यहाँ पे मेन फोकस जो हमारा ड्राफ्टिंग के अंदर होता है वो यूनिट्स का होता है कि जो ड्राइंग हमने बनाई है वो साइट पे जिस यूनिट यूज़ होना है, साइट पे आपके पास अगर मीटर्स में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपकी ड्राइंग जो है मीटर्स के मुताबिक होनी चाहिए। अगर साइट पे आपके पास फीट्स यूज़ हो रहा है, इंचज़ यूज़ हो रहा है, तो आपकी ड्राइंग जो है फीट एंड इंचज़ में होनी चाहिए। तो मेन फोकस यहाँ पर क्या होता है, आपका यूनिट्स के ऊपर होता है, और सेकंड जो होता है वो आपका व्यूज़ के ऊपर होता है कि आपकी जो ड्राइंग है उसका व्यू जो है वो हर तरीके से आपके पास मौजूद हो। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टेयर्स की ड्राइंग है तो स्टेयर के आपके पास साइड व्यू भी होना चाहिए, आपके पास टॉप व्यू भी होना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक डायमेंशन जो है तभी क्लियर होगा जब आपको डिफरेंट व्यूज़ उसकी साइड जो है, अब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो आइसोमेट्रिक व्यू, तो उसमें आपको तीनों साइड से जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपकी ये जो ड्राइंग है दिखती कैसे है, तभी जाकर उसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली हो पाएगी। सो यही जो था लास्ट टॉपिक रह गया था आप लोगों का। इसमें मैंने सिंपली जो 6 स्टेजेस प्रीवियसली मैंने पढ़ाए थे उसके अंदर 6 स्टेजेस के अंदर कौन कौन स्टेज में कंप्यूटर यूज़ होता है एंड क्यों यूज़ होता है, उसका क्या काम होता है, तो ये हमने सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। अच्छा, इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो वो बता दें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी जी। नहीं, हम उसमें एनालिसिस नहीं कर सकते, सिर्फ ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि वो आपका बेसिकली क्या है, वो ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड जो है, ठीक है। जस्ट आपको ड्राइंग बना कर दे सकता है, एनालाइज नहीं कर सकता है, मीन्स उसके अंदर वो फंक्शंस नहीं है मौजूद, उसकी जो कंप्यूटर सॉरी उस सॉफ्टवेयर के बनाने के अंदर ये इक्वेशंस मौजूद नहीं है एनालिसिस। तो इसके लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं जिसके अंदर सेम वही जो ऑटो कैड की ड्राइंग है उसको हम चेक कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये स्लाइड कैंसिल करता हूँ, मैं न्यू स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ जो कि न्यू लेक्चर है, ठीक है। जस्ट अ मिनट।
अच्छा, अब अभी नज़र आ रही होगी स्लाइड आप लोगों को, ठीक है, मैंने शेयर कर लिए। अच्छा, जो ये लेक्चर है इसके अंदर जो है वही जो चैप्टर हमारा वही है, फंडामेंटल्स ऑफ कैड, ठीक है, जिसके हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अब इसी चैप्टर के अंदर जो है इसके नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो हैं उनको अब हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर वही है, फंडामेंटल्स ऑफ कैड। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किस बारे में, वो है क्रिएटिंग दी मॉडलिंग डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें अब 3 चीज़ें इन्वॉल्व है। अगर इस टॉपिक को समझते हैं ना तो उसको 3 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं। क्रिएटिंग अलग से एक हो गया, मॉडलिंग अलग से हो गया और डेटाबेस अलग हो गया। 3 चीज़ें यहाँ पर है। अच्छा, डेटाबेस तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऐसा एरिया जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर काम करता है और डेटा को स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस, या उस स्पेस को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सुना होगा मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर जो हैं वो उसके साथ लिखा होता है रिक्वायरमेंट कि इस सॉफ्टवेयर के लिए 4 GB रैम होनी चाहिए या 5 GB रैम होनी चाहिए, 6 GB रैम होनी चाहिए। सुना होगा आप लोगों ने, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं या विंडोज़ की होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, रैम का क्या मतलब है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा हूँ लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली रैम क्या होती है कि उसको इतना एरिया चाहिए वो काम करने के लिए। अब उसकी मैं प्रैक्टिकल मिसाल दूँ तो अब आप एक जगह पे बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको डेफिनेटली एक जगह चाहिए होगी जहाँ पे आप मटेरियल को गिराओ, वहाँ पे आप मटेरियल को रखो, वहाँ पे आप अपना मिक्सचर वगैरह लगाओ, कंक्रीट बनाओ, फिर वहाँ पर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है साइट पे लेके जाओ, ठीक है ना। तो जगह तो आपको चाहिए होती है वर्किंग के लिए, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर भी है, उसको भी स्पेस चाहिए होता है काम करने के लिए और फिर स्टोरेज के लिए। तो इसी स्पेस को हम कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में डेटाबेस। तैयार हो जाता है इसको हम कहते हैं मॉडल, ठीक है। अच्छा, एक और ये है कि जो आप 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनाते हो उसको हम मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडल आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, आप इसको हर एंगल से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो इसके लिए अब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट कैसे करता है, ये डेटाबेस बनाता कैसे है, ठीक है। वो जो उसको कंप्यूटर के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी या जो उसको 3 GB या 4 GB मेमोरी मिली होती है सिस्टम के अंदर, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर अपना डेटाबेस, अपना कैसे वो जगह बनाता है जिसके अंदर वो काम करेगा, ये मॉडलिंग का काम जो हम इसको दे रहे हैं वो करेगा। सो दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग। जनरल आइडिया समझ में आ गया है? ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। यार नर्सरी के बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, अब भी ना समझो तो। अच्छा, तो अब आ जाते हैं क्रिएटिंग दी मॉडलिंग डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, इसकी मेन रीज़न तो मैंने आपको बता दी कि चाहिए क्यों होता है, क्योंकि ये आपके पास जो है दोबारा से स्टोर वहीं पे आपने करना होता है इसका काम, ठीक है। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा कन्वेंशनल सिस्टम की तरफ चले जाएं, कन्वेंशनल सिस्टम से मुराद जो हमारे पास कंप्यूटर के बगैर जो सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है, जिसमें आप ये ड्राइंग शीट्स को लेकर ड्राइंग्स बना रहे होते हो, तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल या टिपिकल वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि आम जो हमारे पास सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जो कि साल साल से हमारे पास चल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, कि ड्राइंग्स जो है वो मैनुअली बन रही थी और उसके अंदर फिर चेंजेस वगैरह काफ़ी मसाइल आ जाते हैं, स्टोरेज वगैरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, तो जो टिपिकल सिस्टम की मैं बात कर रहा था, तो टिपिकल सिस्टम में आपके पास क्या होता है कि ड्राइंग शीट्स के ऊपर ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, ड्राफ्टमैन्स जो बनाते हैं, फिर वो इंजीनियर्स को फॉलो की जाती हैं कि वो जो है अब इसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करें, ठीक है। जबकि अब सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, मींस उसके लिए जो था, जो टिपिकल सिस्टम था उसमें आपके पास फ़ाइल सिस्टम यूज़ हो रहा था। मींस फ़ाइल के अंदर आपके जो है ये पेपर वर्क जितना था ये स्टोर होता था, तो वो फ़ाइल क्या थी, वो एक हिसाब से आपका डेटाबेस था, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो है आपके पास
कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर के अंदर ही इसका डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका बना देता है, जिसके अंदर जो है चेंजेस भी इजीली हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर आसान अल्फाज में अगर आप कर, तो सिर्फ ये अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर आप कमांड्स देते हो, ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड से देखो, ये लिखा हुआ है इंटरेक्टिव ग्राफिक्स, ये एक छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है, इसके साथ एरो है, एरो के साथ फिर आगे ये 4 ब्लॉक्स कैट के हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिज़ाइन रिव्यू एंड इवेल्युएशन एंड ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। ये 4 स्टेजेस जो मैंने अभी आपको आज के लेक्चर के पहले हिस्से में पढ़ाए थे। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव ग्राफिक सिस्टम क्या है, बेसिकली ये स्क्रीन होती है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो कैड है इसके अंदर हमें जो सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है वो कौन सा सिस्टम यूज़ होता है, इंटरेक्टिव ग्राफिक सिस्टम यूज़ होता है। तो आसान अल्फाज में ये एक स्क्रीन है, इसकी बैक पे ये 4 स्टेजेस जो हैं ये हो रहे होते हैं, बेसिकली हम जो भी कमांड्स वगैरह देते हैं, और ये फिर कहाँ पर जाता है, ये डेटा नीचे एरो में देखें तो एरो में ये पीछे डेटाबेस बना हुआ है, ये एक एरिया होता है सिलेक्ट किया गया जिसको डेटाबेस का नाम दिया गया। जितने भी ये प्रोसेस, जितने स्टेजेस हम करते हैं तो यहाँ पर ये स्टोर होते हैं, और यहीं से फिर ये वापस आते हैं, हमें स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस के बैक पे देखो तो ये प्रोडक्शन लिखा हुआ है, प्रोडक्शन कह सकते हो, मींस जो कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, या जो मॉडलिंग या जो डिज़ाइन या जो बिल्डिंग जो भी आपने बनाई है वो यहाँ पर ये देखें डेटाबेस के अंदर स्टोर पड़ी हुई है। अब यहाँ तक बनने तक पहुँचने तक देखें इसके अंदर कितने स्टेजेस इन्वॉल्व थे। हमने इंटरेक्टिव ग्राफिक्स के अंदर कमांड थी, फिर वो वहाँ पर सेकंड स्टेज में आई, सेकंड स्टेज के अंदर इसके ऊपर 4 चीज़ें थीं, इसकी ज्योमेट्री थी, इसकी इंजीनियरिंग एनालिसिस थे, डिज़ाइन थे, ये 4 स्टेजेस से गुजर के फिर डेटाबेस में जाके स्टोर हुई है। तो सिंपल फिनोमिना डेटाबेस का जो है ये एक डायग्राम है। अगर आपने इस एक डायग्राम को ईजीली समझ लिया ना तो आज का लेक्चर और प्रीवियसली जो लेक्चर था वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। आप इस डायग्राम से जो है ईजीली लिख सकते हो। ठीक है, सब जो है इस डायग्राम के अंदर रिलेशन आपको बताया गया कि मुख्तलिफ जो हमने टॉपिक्स पढ़े इनका आपस में रिलेशन क्या, आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। ये जो मैंने पहला आपको लेक्चर पढ़ाया था ग्राफिक्स का, इंटरेक्टिव ग्राफिक का, वो फिर सेकंड लेक्चर के साथ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, देन थर्ड आज का जो हमने डेटाबेस का पढ़ा इसके साथ ये कैसे कनेक्टेड है। तो इस फिगर के ज़रिए जो है इजीली आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आगे चलें या काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, ठीक है, चले ठीक है। अच्छा ऐसा है कि इसके लेक्चर्स, डिटेल नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग वो इंशाल्लाह आज रात तक मैं पोर्टल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, और जो ग्रुप है उसके अंदर भी मैं यूट्यूब का जो है वो लिंक वगैरह पेस्ट